नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में। जब भी हम आसपास देखते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। जैसे जब मैं बच्ची थी तो हमेशा सोचती थी कि आखिर ये चिड़िया आसमान में उड़ती कैसे हैं, पंख के सहारे इतनी देर हवा में कैसे रह लेती हैं। और जब भी हम कूदते हैं तो हमेशा नीचे ही क्यों जाते हैं, ऊपर या फिर दाएं बाएं क्यों नहीं। उसके अलावा हम सबके घर में कुकर में खाना बनता है, पर ये कुकर काम कैसे करता है ये भी मुझे नहीं पता था। या जन्मदिन पर केक पर लगी मोमबत्तियाँ एक फूंक मारने पर ही क्यों बुझ जाती हैं। इन सारे सवालों का उत्तर हमें विज्ञान से मिलता है। विज्ञान का अर्थ है चीज़ों को जानना, समझना और उसका कारण ढूंढना, और ये सब जानकारी प्राप्त करने से ही मिलता है। बात है 350 वर्ष पुरानी। एक आइजैक न्यूटन नाम का व्यक्ति एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक सेब उसके सर पर आकर गिरा। अरे यह क्या, यह कहां से आकर गिरा? देखने में तो बहुत मीठा लग रहा है, लेकिन यह मेरे सिर पर आकर कैसे गिरा? पता लगाना पड़ेगा। उछालने पर भी नीचे गिरा, छोड़ने पर भी नीचे गिरा। कोई तो बल है जो इन्हें बार बार नीचे गिरा रहा है। क्या धरती इन्हें अपनी ओर खींच रही है? दोनों सेब गिरा कर देखता हूं, ये भी नीचे। लगता है कोई बल इन्हें उछालने पर भी नीचे अपनी ओर खींच रहा है। क्या चीज है धरती में ऐसी? मुझे लगता है यह उसका गुरुत्वाकर्षण बल है। बात है करीब 2200 वर्ष पुरानी। यूनान देश के अलेक्जेंड्रिया शहर में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम था एरिस्टोस्थनीस। वो एक लाइब्रेरी में काम करता था, जहां उसे एक खत मिला। उसमें लिखा था कि किसी अन्य गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने जब अपने आप की परछाई एक कुएं में देखी, वो भी साल के एक निश्चित दिन, तब वो उसे एकदम सीधी दिखाई पड़ी। इस पर एरिस्टोस्थनीस का दिमाग थोड़ा घूमा। उसके अलावा कोलंबस और एरिस्टोटल ने भी ये सिद्ध कर दिया था कि धरती गोल है। इस समस्या पर जब एरिस्टोस्थनीस ने थोड़ा और दिमाग लगाया, तब उसने सोचा कि यदि उस कुएं से थोड़ी दूर एक छड़ी लगा दी जाए और धूप में उसकी परछाई को देखा जाए, तब सूर्य से आने वाली किरणें और उस छड़ी के बीच के कोण को माप लिया जाए, जो उसके हिसाब से 7.2 डिग्री का निकला। अब यदि उस कुएं और उस छड़ी के बीच की दूरी उसे पता है, तो आसानी से गणित का इस्तेमाल करते हुए वे पूरी धरती की गोलाई निकाल सकते हैं। पर ये दूरी आए कैसे? नक्शे के मुताबिक उस वक्त उस गांव और अलेक्जेंड्रिया के बीच बहुत व्यापार होता था, इसलिए जब व्यापारियों से संपर्क किया गया तो दूरी का आसानी से पता चल गया। इस दूरी का उपयोग करके उसने आराम से पूरी धरती की गोलाई नाप ली। किसी भी वैज्ञानिक सवाल को हल करने के लिए कुछ चरण होते हैं, यानी कुछ नियम। आइए देखते हैं वैज्ञानिक विधि के उन चरणों का क्या मतलब है। पहले आती है जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। इसमें आपके मन में किसी चीज को जानने के लिए इच्छा होनी चाहिए। फिर आता है प्रश्न करना, यानी एक उचित सवाल करना, क्वेश्चन पूछना। अपनी जिज्ञासा से आप एक निश्चित सवाल बनाते हैं। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का अर्थ होता है किसी भी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या उसकी कल्पना करना, और ये तीसरा चरण होता है। परीक्षण करने में यानी टेस्ट करने में आप एक उचित प्रयोग बनाते हैं
जिससे आप अपने प्रश्न का उत्तर जान सकें। निरीक्षण करना यानी इंस्पेक्शन करने में आप अपने प्रयोग को ध्यान से देखते हैं और ये पक्का करते हैं कि सारी चीज़ें एकदम सही हैं। रिकॉर्डिंग करने को अभिलेखन बोलते हैं। इसमें आपके प्रयोग द्वारा दिखाए गए रिजल्ट या परिणाम को आप अच्छे से नोट कर लेते हैं। विश्लेषण या एनालिसिस में आप अपने परिणाम को ठीक से समझते हैं और उससे क्या क्या हल और निष्कर्ष निकल सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं। इसमें जो भी परिणाम आपके पास उपलब्ध हुए हैं उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रख लेते हैं। उसके बाद आप पुनर्विचार करते हैं यानी रीथिंकिंग। इसमें आप दोबारा से सोचते हैं यदि आपके द्वारा पूछा गया सवाल सही था, आपने प्रयोग ठीक से किया, सारी स्थितियां प्रयोग के अनुकूल थीं या नहीं। निष्कर्ष निकालने को अंग्रेजी में कंक्लूजन निकालना बोलते हैं। इसमें आपने अपने प्रयोग द्वारा जो भी देखा उसके आधार पर अपने सवाल का एक उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कभी कभी हमें बहुत सारे अन्य प्रयोग करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए कंक्लूजन निकालने के बाद अगर आवश्यकता हो तो हम नए नए प्रयोग भी आगे कर सकते हैं। विज्ञान ने हमारे दिन प्रतिदिन के कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित किया है। उदाहरण के तौर पर भोजन को लीजिए। जहाँ पहले हम एक और भोजन को चूल्हे पर बनाया करते थे, वहीं नए नए गैस स्टोव, कुकर्स के कारण वह भोजन हम आसानी से बना लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि का बहुत महत्व है। पहले जहाँ हम एक और कृषि में जानवरों का इस्तेमाल हल जोतने में किया करते थे, वहीं विज्ञान के आधुनिकीकरण के कारण हम उस काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं। जहाँ हल जोतना बहुत ही मेहनत का काम हुआ करता था, बहुत ही समय लेने वाला काम हुआ करता था, अब नई नई मशीनों और ट्रैक्टर के कारण उस काम को हम कम परिश्रम में और कम समय में कर पाते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे लगे यंत्रों के कारण कितनी आसानी से खेत जुत पा रहा है। नई नई मशीनें जिसमें हम फसलों की कटाई और गहाई एक साथ कर सकते हैं ने कृषि को बहुत ही सरल बना दिया है। अब जानते हैं यातायात के बारे में। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में हम पैदल चलकर या जानवरों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, जो बहुत ही समय लगने वाला कार्य हुआ करता था। इसमें हमारा परिश्रम भी अधिक लगा करता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तरक्की होती गई, हमारे लिए नए नए यातायात के साधन आते गए। उदाहरण के तौर पर गाड़ियाँ जहाँ एक और हमारा समय बचाती हैं, वहीं हमारा परिश्रम भी बचाती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ी से जा सकती है। भारत में धीरे धीरे मेट्रो ट्रेन्स का प्रचलन भी शुरू हुआ है। दिल्ली, कोलकाता में चलने के साथ साथ अब ये ट्रेन मुंबई में भी चलने लगी है। यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जल्दी पहुंचाती ही है, साथ ही साथ हमें ट्रैफिक की परेशानियों से भी बचाती है। हवाई जहाज का माध्यम भी आजकल के समय में एक बहुत ही आम माध्यम बन चुका है। लोग बाग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए अथवा एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। यह हमें बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। पहले हमारे मनोरंजन के साधन कितने आसान होते थे। आप सबको याद ही होगा कि गांव में कैसे कितने सारे नाटक होते थे, नौटंकी, विरहा, और खूब मजा आता था कठपुतली का नृत्य देखकर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। परंतु आज तो मनोरंजन की परिभाषा ही बदल गई है। बड़े बड़े सिनेमा घरों पर, बड़े बड़े पर्दों पर हमें नई नई फिल्में दिखाई जाती हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। उसके साथ ही कितने अलग अलग तरीकों के वीडियो गेम्स उपलब्ध हो गए हैं,
जिसमें हम बहुत आराम से फुटबॉल, क्रिकेट या कार रेसिंग कर सकते हैं। हम सब ने पुरानी फिल्मों में तो देखा ही होगा कि कैसे एक व्यक्ति एक कबूतर में चिट्ठी बांधकर उसे दूसरी जगह भेजता है, पर यह तरीका तो बहुत वक्त लेता है और ज़्यादा भरोसेमंद भी नहीं होता। पर आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की कि इस पूरी चीज़ का नक्शा ही बदल गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर हैं, पर नए नए फ़ोनों द्वारा और अच्छे कनेक्शन के द्वारा हम एक दूसरे से कहीं पर और कभी भी बातें कर सकते हैं। इंटरनेट ने तो कमाल ही कर दिया। घर बैठे हम दुनिया की कई सारी जानकारियां बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। पहले मरीजों की जांच करने के लिए हम उनकी नाड़ी देखा करते थे या सिर्फ अनुमान द्वारा उन्हें दवाइयाँ दिया करते थे। यह अपने आप में एक बहुत भरोसेमंद तरीका नहीं था। हम जड़ी बूटियों द्वारा या झाड़ फूंक कराकर मरीजों को ठीक करने की कोशिश किया करते थे और कई बार तो घरेलू उपचार पर भी निर्भर किया करते थे। वहीं विज्ञान ने तो अब चिकित्सा के क्षेत्र में तस्वीर ही बदल कर रख दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटी स्कैन की सहायता से किसी के भी शरीर के आंतरिक अंगों की जांच कितना आसान हो गया है। उसके अलावा यदि हमें किसी के शरीर का तापमान नापना हो तो भी हम थर्मामीटर की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। वहीं किसी के रक्त दाब को नापना भी अब कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं रह गया है। इसके अलावा कई ऐसे रोग जिनकी जांच कर पाना पहले परिकल्पना ही माना जाता था, आजकल रक्त की जांच द्वारा बहुत आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। और एक बार आपको सही रोग पता चल गया तो फिर तो सही दवाइयों की सहायता से आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। विज्ञान से शिक्षा कैसे अछूता रह जाता। हमें पता ही है कि हमारे देश में पुराने वक्त में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर शिष्य जाते अपने गुरु के साथ रहते और उनकी सेवा करते। परंतु आज वीडियो के माध्यम से भी कई कक्षाएं होती हैं। आपके टीचर या अध्यापक का होना ज़रूरी नहीं। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक बिल गेट्स वीडियो के माध्यम से ही लोगों को कुछ समझा रहे हैं। आजकल के क्लासरूम यानी कक्षाएं भी बदल गई हैं। देख ही सकते हैं कैसे छोटे छोटे समूह में यहाँ पर एक कक्षा में बच्चे बैठे हैं और उनकी कक्षा की कंप्यूटर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यानी परंपरागत तरीके धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। कई विद्यालयों में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी कराए जाते हैं। वहाँ पर अच्छी प्रयोगशालाएं होती हैं। बच्चों के लिए कोट और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे भी प्रदान किए जाते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी विज्ञान का अतुलनीय योगदान रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए तो आप पाएंगे कि चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण ने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया है। चंद्रयान 1 की सहायता से हम लोग चंद्रमा के भौगोलिक स्थिति जान पाते हैं तथा यह पता लगा पाते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। जब यह उपग्रह चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काटता है तो वहाँ की तस्वीरें लेकर यह हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त कराता है और इस जानकारी की मदद से हम चंद्रमा को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। है ना विज्ञान का यह एक नायाब अजूबा। बच्चों, पर कोई भी चीज़ पूरी तरह अच्छी नहीं होती है। उसी प्रकार से विज्ञान के दुरुपयोग से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। विज्ञान में प्रगति के कारण यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की तो वृद्धि हुई है, परंतु उसके कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित भी हो रहा है। यही समस्या उजागर होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से भी, जिसमें से लगातार धुआं निकलता ही रहता है।
भूजल यानी धरती के जल का स्तर भी नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं, तालाब एवं ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं, जिनको अंग्रेजी में हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कहते हैं, के उपयोग से कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन उसके अनुचित उपयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण भी उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। आपने अपने घर के आसपास इकट्ठा होने वाले कूड़े की मात्रा देखी है? कितना ज़्यादा होता है। आजकल मानव बस्तियों में कूड़े, कचरे और अवशिष्ट पदार्थों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारे शब्द तो आप सब ने सुने ही होंगे। विज्ञान ने तरक्की तो बहुत की, परंतु विज्ञान की ही तकनीकों का उपयोग करके आज इतने विनाशकारी बम बनाए गए हैं जिसके उपयोग से पूरे के पूरे शहर नष्ट हो सकते हैं। अर्थात ये एक बहुत बड़ा दुरुपयोग साबित हो सकता है विज्ञान के लिए। इस वीडियो में देखा ही जा सकता है कि ये बम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इतिहास हमें बताता भी है कि 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए एटम बम कितने विनाशकारी साबित हुए। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया है। सबसे पहले चरक। यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने आयुर्वेद की खोज की। इन्होंने जड़ी बूटियों को दवा के रूप में इस्तेमाल करने का प्रचलन शुरू किया। इसके बाद आते हैं सुश्रुत पर। ये प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे, यानी सर्जन थे। सर्जन का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्टर जो बीमारी की स्थिति में आपके शरीर पर ऑपरेशन कर सके। आर्यभट्ट का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। यह एक गणितज्ञ होने के साथ साथ एक महान खगोलविद भी थे। जहां इन्होंने एक और पाई के मान की खोज की, वहीं भारत की सैटेलाइट का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। बच्चों, इनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, यानी जेसी बोस। इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया। संवेदनशीलता पढ़ा था ना हमने, अंग्रेजी में इसे सेंसिटिविटी बोलते हैं, यानी पौधे भी आसपास के बदलावों को लेकर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। ये महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने प्रकाश के क्षेत्र में काम किया। इन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत महान योगदान दिए। ये हैं सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। अपने योगदान के कारण ही इनके नाम पर बंगाल में एक संस्थान आज भी चलता है जो बहुत प्रसिद्ध है। मेघनाथ साहा भी आर्यभट्ट की तरह एक भारतीय खगोलविद थे जिन्होंने तारों पर बहुत काम किया। ये महान गणितज्ञ हैं CS शेषाद्री। इन्होंने बीजगणितीय रेखा गणित के क्षेत्र में उम्दा काम किया और इन्हें अपने काम के लिए पद्म भूषण खिताब से भी नवाजा गया। होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम HJ भाभा के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय नाभिकीय भौतिज्ञ थे, यानी इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत काम किया। इन्हें भारतीय नाभिकीय प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है। ये हैं विक्रम साराभाई। गुजरात में जन्मे विक्रम साराभाई ने एक भौतिज्ञ होते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। परंतु 11वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है।
क्यों? ये बहुत ही प्रसिद्ध भौतिज्ञ रह चुके हैं। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में इनका बहुत योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम के साथ साथ कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन ने भी भारत के प्रक्षेपणास्त्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री जैसे कई रत्नों से नवाजे जा चुके हैं। चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में एडवर्ड जेनर का बहुत नाम है। ये एक अंग्रेजी डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के लिए इंजेक्शन बनाया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये इन महान जीव वैज्ञानिक से जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया और पेनिसिलिन के आविष्कार के कारण ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पोलैंड देश की मैरी क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ रेडियम और पोलोनियम नामक दो तत्वों की खोज की। इसीलिए विज्ञान के इतिहास में वो एक अकेली महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए मिलिए इस अद्भुत मनुष्य से। इटली में जन्मे गैलीलियो गैलीलियाई ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से हम अंतरिक्ष में मौजूद सभी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। अपने इसी आविष्कार के कारण इन्हें विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बल्ब तो हमने सबके घरों में देखा है। इस बल्ब के दाता हैं थॉमस एडिसन, जिन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया। हम सबको पता है कि रेडियो जानकारी जुटाने का तथा मनोरंजन का कितना अच्छा साधन है, और इसका श्रेय किसे जाता है? इस महान वैज्ञानिक मार्कोनी को। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से मनोरंजन और जानकारी के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। वीडियो में हम इस महान वैज्ञानिक से पहले मिल ही चुके हैं। जी हाँ, इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने पृथ्वी पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, जिसके कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। विद्युत आज सभी की एक आम जरूरत बन चुकी है। आइए मिलिए अलेजांड्रो वोल्टा से। इटली में जन्मे इस भौतिज्ञ ने विद्युत सेल की खोज की, जिसे आज हम दिन प्रतिदिन अपने कई कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये है इंग्लैंड के माइकल फैराडे, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध भौतिज्ञ हैं। इन्हें हम डायनमो के आविष्कारक के रूप में भी जानते हैं, जो कि साइकिल और जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, जब हमारी हड्डियां टूटती हैं तो डॉक्टर हमें क्या करने को बोलते हैं? जाओ जाकर अपना एक्सरे कराओ। एक्सरे की खोज की विल्हेम रॉन्टगेन ने, और अपनी इसी खोज के लिए इन्हें सन 1901 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। ट्रिंग 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 ट्रिंग, फोन की घंटी से कौन याद आता है? हाँ, सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने फोन का आविष्कार किया था। परंतु एक विचित्र तथ्य ये है कि इनकी बीवी और सास दोनों ही सुनने में असमर्थ थे, इसलिए कभी वो फोन का फायदा नहीं उठा पाए। भाई, टीवी का लुत्फ तो सभी ने उठाया होगा। इसका आविष्कार किया स्कॉटलैंड में जन्मे जॉन लोगी बायर्ड ने। इन्होंने सबसे पहली बार कलर टीवी का आविष्कार करके मनोरंजन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। आइए मिलते हैं इटली में जन्मे एनरिको फर्मी से। इन्होंने पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी की खोज की। न्यूक्लियर रिएक्टर की सहायता से हम आज बिजली बना पाते हैं तथा एटम बॉम्ब भी बना पाते हैं। इसी कारण से इन्हें एटम बॉम्ब का पिता भी कहा जाता है। सर्बिया और अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले निकोलाई टेस्ला ने विद्युत के क्षेत्र में बहुत काम किया। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट की खोज भी इन्होंने ही की थी। आइए मिलते हैं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन से। ये एक फिजिसिस्ट यानी भौतिज्ञ थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ। इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की।
इन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इसरो की स्थापना की गई है। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रहों को डिज़ाइन करके उनका निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। इंटरनेट, टीवी पर सिग्नल भी कृत्रिम उपग्रहों से ही आते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? हमने ये समझा कि विज्ञान होता क्या है, वैज्ञानिक सवालों को कैसे हल किया जाता है, विज्ञान के उपयोगों से हमें कितने सारे लाभ हो सकते हैं, परंतु वहीं उसके दुरुपयोग से कितनी सारी हानियां भी। इसके अलावा मिले हम कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया, मगर वे इतने महान कैसे बन पाए? उन्होंने अपनी जिज्ञासा को कभी मिटने नहीं दिया, उन्होंने अपनी जिज्ञासा पर काम किया। हम चाहेंगे कि आप भी इन्हीं वैज्ञानिकों की तरह अपनी जिज्ञासा को कभी खत्म ना होने दें। प्रश्न करें और प्रश्नों के उत्तर खोजें, यही आपको एक महान वैज्ञानिक बनाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।